हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंटरनेशनल लॉ में देखेंगे रिकग्निशन ऑफ ए स्टेट। मतलब कि अगर मान लो कोई स्टेट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं है और वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनना चाहता है तो उसको कैसे रिकग्निशन देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा देखा जाए रिकग्निशन इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा थ्रू हम लोग को ऑप्शन के थ्रू इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बना सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो जो स्टेट ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है उनके चॉइस से उसको एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हम लोग मान सकते हैं। अगर प्रोफेसर एल ओपेनहेम के हिसाब से अगर डेफिनेशन देखें रिकग्निशन ऑफ ए स्टेट होता क्या है। अगर मान लो कोई भी स्टेट को हम लोग को रिकग्नाइज करना है एज ए पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो एक तरह का एक्ट है जो कि रिकग्नाइज स्टेट, जो स्टेट ऑलरेडी पार्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो मतलब बताता है कि वो रिकग्नाइज एक्नॉलेजमेंट देता है कि जो नया स्टेट है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है वो कंडीशन ऑफ स्टेटहुड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कंडीशन ऑफ स्टेटहुड हमारा 4 चीज़ को कवर करता है, जैसे कि वो नया स्टेट में पीपल होना चाहिए, लोग होने चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मोड्स ऑफ रिकग्निशन, किस तरीके से हम लोग न्यू स्टेट को रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम लोग स्टेट को रिकग्निशन दे सकते हैं। सबसे पहला डी फैक्टो रिकग्निशन एंड डी ज्यूरे रिकग्निशन। सबसे पहले अगर मान लो कोई स्टेट बनना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट, तो उसको हम लोग डी फैक्टो रिकग्निशन देते हैं। डी फैक्टो रिकग्निशन हम लोग इसलिए देते हैं क्यों, सबसे पहले अगर हम लोग देखना चाहते हैं जो नया स्टेट है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है वो एक स्टेबल स्टेट है कि नहीं है, और वो मतलब कि अपने मतलब ये बताना चाहता है कि विलिंगनेस दिखाना चाहता है कि हाँ वो इंटरनेशनल लॉ का जो ऑब्लिगेशन है उसको वो फुलफिल करना चाहता है कि नहीं। सेकंड, जो रिकग्नाइज स्टेट है जो ऑलरेडी मेंबर है इंटरनेशनल लॉ के, वो देखते हैं जो स्टेट बनना चाहता है इंटरनेशनल लॉ का पार्ट, उनके जो स्टेट में मेन प्रॉब्लम, जैसे कि अगर मान लो फूड की क्राइसिस है, अगर उसी को वो सॉल्व नहीं करना चाहता है, वो मना कर देता है कि नहीं मेरे को इससे मतलब नहीं है कि हमारे स्टेट में खाना है या नहीं है, मेरे को इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनना है। तो अगर ये ऐसा एटीट्यूड अगर स्टेट रखेगा तो इसको इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं दिया जाएगा। अगर रिकग्नाइज स्टेट ये देख लेता है कि हाँ जो न्यू स्टेट है स्टेटहुड का कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, उसके बाद ही वो इसको डी ज्यूरे रिकग्निशन देता है। सबसे पहले हर न्यू स्टेट को डी फैक्टो रिकग्निशन दिया जाता है, उसके बाद ही डी ज्यूरे दिया जाता है। नेक्स्ट है डी ज्यूरे रिकग्निशन। क्या होता है, वही जो अगर जो स्टेट है न्यू स्टेट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटहुड के कंडीशन को फुलफिल कर लेता है और केपेबल ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसके बाद डी ज्यूरे उसको रिकग्निशन मिलता है। एज मतलब देखा जाए परमानेंट उसको मान लिया जाता है कि वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। लेकिन डी ज्यूरे रिकग्निशन तभी मिलता है जब सर्टेन कंडीशन वो फुलफिल कर लेता है, जब नया स्टेट रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड परमानेंस दे देता है, गवर्नमेंट शुड हैव कमांड over the general support over the population. Third, it should be able and willing to fulfill its international obligation. अगर देखिए अगर किसी न्यू स्टेट को रिकग्निशन मिल जाता है एज ए मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ, तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा। अगर ये मान लो जो ऑलरेडी मेंबर है इंटरनेशनल लॉ के और इनके बीच में कोई भी मतलब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो वो इंटाइटल हो सकते हैं, वो स्यू कर सकते हैं कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में। सेकंड, वो सोवरेन इम्यूनिटी के लायक भी बन जाते हैं एज वेल एज अ प्रॉपर्टी इन द कोर्ट ऑफ एन रिकग्नाइजिंग स्टेट। थर्ड, अगर ये मान लो जो ऑलरेडी पार्ट है इंटरनेशनल लॉ में और उनके स्टेट में न्यू स्टेट का कोई भी प्रॉपर्टी रखा हुआ है, तो वो चाहे तो सक्सेशन और पोजेशन के थ्रू अपने उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं। अब रिकग्निशन कितने टाइप का होता है। रिकग्निशन हमारे पास 3 तरह
हमारा रिकग्निशन 3 टाइप का होता है, इम्प्लाइड रिकग्निशन, कलेक्टिव रिकग्निशन एंड कंडीशनल रिकग्निशन। अगर देखा जाए सबसे पहला इम्प्लाइड रिकग्निशन, अगर देखा जाए रिकग्निशन ऑफ स्टेट का एक यूनिलैटरल एक्ट है। अब जब कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट को रिकग्नाइज करता है एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो वो डिक्लेरेशन कैसे देता है, इन द मैनर आइदर ओरली और इन राइटिंग। समटाइम ये क्या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग लिख के ही देंगे कि हाँ ये स्टेट को हम रिकग्निशन दे रहे हैं। इम्प्लाइड वे के थ्रू भी हम लोग बता सकते हैं कि ये स्टेट को हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक मेंबर समझते हैं। और जनरली जो डी फैक्टो रिकग्निशन होता है ना, वो हम लोग इम्प्लाइड रिकग्निशन के थ्रू ही देते हैं, रिटर्न के थ्रू हम लोग नहीं देते हैं। इम्प्लाइड रिकग्निशन हम लोग इन्फर्ट कर सकते हैं सरकमस्टांसेस के थ्रू। ये दिखाता है कि अगर मान लो मतलब कोई सरकमस्टांसेस आ रहा है, कोई बता रहा है कि हाँ हम ये स्टेट को रिकग्नाइज कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ, और इसको एज अ इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम लोग मेंबर मान रहे हैं। और ये जनरली डी फैक्टो के टाइम पे ही होता है कि हम लोग इम्प्लाइड रिकग्निशन के थ्रू किसी स्टेट को रिकग्नाइज करते हैं एज ए मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ। डी ज्यूरे में भी होता है कभी कभार कि हाँ हम लोग इम्प्लाइड रिकग्निशन दे सकते हैं, जब जो स्टेट ऑलरेडी पार्ट है इंटरनेशनल लॉ का, वो जब न्यू स्टेट के साथ एक बायलैटरल ट्रीटी कर लेता है, तब हम लोग मान लेंगे कि हाँ इम्प्लाइड रिकग्निशन है। बायलैटरल ट्रीटी वही होता है कि जो ट्रीटी बस वो दोनों स्टेट के बीच में ही रहेगा और तीसरा स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर और द बिगनिंग ऑफ ए फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर दो कंट्री के बीच में हो जाता है, तब भी इम्प्लाइड रिकग्निशन के थ्रू हम लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिकग्निशन। कलेक्टिव के मतलब से समझ में आ रहा है कि मतलब एक से ज़्यादा स्टेट मिलकर किसी न्यू स्टेट को एक रिकग्नाइज्ड किया गया एज अ मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ। अगर मान लो कोई स्टेट को यूनाइटेड नेशन का पार्ट मानना चाहते हैं, जो स्टेट ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है वो लोग कलेक्टिवली रिकग्नाइज्ड किया गया है, मतलब कि वोट दिया गया है इन फेवर ऑफ एन एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, हम लोग मान लेंगे कि कलेक्टिव रिकग्निशन के थ्रू इसको मेंबर बनाया गया है। तीसरा है कंडीशनल रिकग्निशन। ये इस वर्ड कंडीशनल के से हम लोग को समझ में आ रहा है कि कोई कंडीशन हम लोग इम्पोज कर रहे हैं न्यू स्टेट के ऊपर कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी हम लोग आपको रिकग्नाइज्ड करेंगे एज ए पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में कंडीशनल रिकग्निशन का कोई भी प्लेस नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कोई भी स्टेट के ऊपर कंडीशन नहीं इम्पोज करना चाहता है। बस वो यही कंडीशन एक डालता है कि जो नया स्टेट है स्टेटहुड का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। जनरली कंडीशनल रिकग्निशन तब होता है कि अगर मान लो जब दो स्टेट के बीच में पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहे, तब रिकग्नाइजिंग स्टेट जो मतलब कि ऑलरेडी पार्ट है इंटरनेशनल लॉ के, वो नए स्टेट के ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो कोई स्टेट रिकग्नाइज्ड कर दिया गया एज ए पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ, क्या वो विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम अ इंटरनेशनल लॉ। अगर जनरली देखें तो हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जो स्टेट रिकग्नाइज्ड हो चुका है इंटरनेशनल लॉ का। अगर मान लो कि हम बताए थे कि रिकग्निशन का 2 मोड होता है, डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे रिकग्निशन। अगर मान लो कोई स्टेट को डी फैक्टो रिकग्निशन दिया गया है, अगर उसका हम लोग को रिकग्निशन को रिवोक करना या विड्रॉ करना है, कि वो पॉसिबल है कि हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि डी फैक्टो रिकग्निशन अगर हम लोग किसी स्टेट को देते हैं तो कंडीशन के साथ देते हैं कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो नया स्टेट जो है कंडीशन ऑफ स्टेटहुड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो गाइडलाइंस होते हैं, जो ट्रीटीज़ होती है, उन ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए वो विलिंगनेस है कि नहीं है। और दूसरा ये देखे थे कि वो जो अपने खुद के स्टेट में जो मेन प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर ये दोनों कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर पाएगा तो डी फैक्टो रिकग्निशन को हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन डी ज्यूरे रिकग्निशन को हम लोग नहीं रिवोक कर सकते हैं, क्योंकि डी ज्यूरे रिकग्निशन क्या होता है, एक तरह का फाइनल रिकग्निशन होता है कि हाँ हम लोग इस स्टेट को मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉ
कंसिडर करते हैं। अगर मान लो कि हम लोग डी ज्यूरे रिकग्निशन को हम लोग विड्रॉ कर लेंगे तो ये एक तरह का मतलब देखा जाएगा कि जो स्टेट को हम लोग रिकग्नाइज किए थे इंटरनेशनल लॉ का पार्ट का, वो स्टेट हेड की कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाया था, तो हम लोग उसको डी ज्यूरे रिकग्निशन कैसे दे सकते हैं। अब रिकग्निशन में हमारे पास 3 तरह का डॉक्ट्राइन है। सबसे पहला एस्ट्रेडा डॉक्ट्राइन, सेकेंड है स्टाइमसन डॉक्ट्राइन और इसको हम लोग नॉन रिकग्निशन डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं, और थर्ड है हैलिस्टन डॉक्ट्राइन। सबसे पहला एस्ट्रेडा डॉक्ट्राइन है। इस डॉक्ट्राइन के मतलब फाउंडर कौन है? मिस्टर एस्ट्रेडा, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मैक्सिको। इस डॉक्ट्राइन में इन्होंने ये बताया था कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा उन मैक्सिको स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ, वो जो मतलब कंडीशन इम्पोज करना चाहते हैं वैसे ही मतलब हम लोग इम्पोज कर सकते हैं, मतलब उनके कंडीशन के हिसाब से जो जो पॉइंट्स रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते हैं। सेकेंड है स्टाइमसन और नॉन रिकग्निशन डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन को प्रोपाउंड किए थे मिस्टर स्टाइमसन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से अगर मान लो कोई स्टेट ग्रांट करता है रिकग्निशन दूसरे स्टेट को इन वायलेशन ऑफ एन ट्रीटी ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ, तो वो वैलिड रिकग्निशन नहीं माना जाएगा। कौन सी ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं? वो पैक्ट ऑफ पेरिस 1928 के बारे में। और तीसरा है हैलिस्टन डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन को प्रोपाउंड कौन किए थे? बाय द हैलिस्टन ने ही प्रोपाउंड किए थे, और ये डॉक्ट्राइन तब आया था जब जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। उनके हिसाब से ये बोला गया था कि कोई स्टेट कोई दूसरा स्टेट का इस दोनों जर्मनी के साथ में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन इस डॉक्ट्राइन का आज कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। बोथ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है और उनको रिकग्नाइज्ड किया गया है।